आज बात करूंगा केंद्रीय योग के बारे में, जो कि ज्योतिष में जन्मपत्री में बनने वाला एक योग है। ये केंद्रीय योग कहलाता है। इसके अंतर्गत चंद्रमा 12 घरों में से किसी भी एक घर में ऐसे घर में बैठ जाता है। चंद्रमा के आगे और पीछे, अर्थात चंद्रमा से जो अगला घर है, यानी कि दूसरा घर कोई सा भी हो सकता है। यह चंद्रमा से पिछला घर, 12वां घर कोई सा भी हो सकता है। चंद्रमा जहाँ बैठा है, अर्थात उसके आगे पीछे के घरों में कोई भी ग्रह ना हो, तो केंद्रीय योग बन जाता है। ऐसे जातक के लिए उसके जो फल निर्मित हो जाते हैं, उनमें कुछ इस प्रकार की विसंगतियाँ आ जाती हैं। वो जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता और किसी भी तरह से कैसे भी उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। मनोबल उसके अंदर टिक करके नहीं रहता, आत्मविश्वास की कमी रहती है और जीवन में केवल दीवा स्वप्न देखता है, सपने देखता है और उनको पूरा कर पाने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर नहीं रहती। चंद्रमा से जुड़े हुए सारे नेगेटिव फल उसको मिलने लगते हैं। जीवन में कोई प्रोग्रेस उसको नहीं दिखलाई देती। गोल गोल एक सर्किल पर घूमता है, जहाँ से चलता वहीं वापस आ जाता है। जीवन की लगभग आधी अवस्थाओं के बाद, अर्थात आधी उम्र के बाद, वो पंडितों के पास पहुंचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। जो ज्ञानी जन हैं, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, वो तो ये कारण जान जाते हैं, लेकिन जल्दी से केंद्रीय योग वाले की स्थिति को देखने में आता है कि वो कोई भी उपाय भी नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी ज्योतिषीय उपाय करने के लिए एक मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति की ही शुरुआत से ही कमी रहती है। कुछ ऐसे भी जातक देखे गए जो धन संपत्ति से परिपूर्ण रहे, लेकिन अपने जीवन में मानसिक रूप से उन्होंने बहुत प्रकार का अलग अलग तरह का कष्ट देखा। जैसे पत्नी के साथ संबंधों में अच्छे संबंध ना रहना, क्योंकि चंद्रमा भी पत्नी का और माता का कारक बनता है, क्योंकि स्त्री ग्रह है। प्रेम संबंधों में मधुर संबंध ना रहना, ये भी केंद्रीय योग का फल आता है। केंद्रीय योग में मनुष्य की जिज्ञासाएं तो बहुत होती हैं। वाचालता नाम का एक अवगुण पैदा होता है। वाचालता मतलब जरूरत से ज़्यादा बोलना। ऐसा अवगुण भी इसके अंदर उत्पन्न होता है। कई बार इंट्रोवर्ट बन जाता है, अपने अंदर ही इतना लीन रहता है, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, गुमसुमसा, डिप्रेशन का शिकार, जिससे कि उसकी जो बाहरी समाज से जुड़ने की प्रवृत्तियां हैं वो ठप पड़ जाती हैं। केंद्रीय योग वाले जातक का मन किसी की सहायता या किसी की सहायता के बगैर नहीं चल पाता, अनियंत्रित रहता है। मन में जो आता है वो करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए ये योग अच्छा नहीं कहलाता। इससे जातक स्वेच्छाचारी बन जाता है, भावुक होता है, तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से चीज़ों को समझ नहीं पाता, क्योंकि सेंटिमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बातचीत में कई बार ओवर कंट्रोल हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपर भी हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्स जैसे अवगुण भी मिलते हैं। और अब इस योग का बुरे बुरे फल आप सबने देखे, लेकिन ये सब चंद्रमा के अंतर्गत है। लेकिन इसी का उल्टा एक और आता है, चंद्राधि योग। केंद्रीय योग तो हो ही गया, चंद्राधि योग। चंद्रमा अकेला ही बैठा हो, दूसरे और 12वें घर में उसके दोनों तरफ कोई सा भी ग्रह नहीं हो, लेकिन चंद्रमा से गिनती गिनने पर छठे, 7वें और 8वें घर में सारे क्रूर ग्रह आ जाएं तो चंद्रादि योग होता है।
ऐसे क्रूर ग्रह चंद्रमा को बल प्रदान करते हैं। जब चंद्रमा को बल प्राप्त होता है तो शासक सत्ता की श्रेणी में आता है। सारे वो गुण प्राप्त कर लेता है जो लीडरशिप के होते हैं। समय पर उठना, अनुशासित जीवन, दूसरों को प्रेरणा देना, कुछ लेखन करना, नई नई योजनाएं बनाना और उनको अप्लाई करना, समूह को, गांव को, मुखिया को और लोगों को उच्च कोटि का परामर्श दे देना, ऐसे अच्छे गुण भी प्राप्त होते हैं। अब केमद्रुम योग की ही बात करूं तो केमद्रुम योग कब भंग होता है? मान लीजिए चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा से गिनती गिनने पर चौथे, सातवें और 10वें घर में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। तो ये बृहस्पति जी का बैठना चंद्रमा के साथ काउंटिंग में जब आता है तो गज केसरी योग कहलाता है। इस गज केसरी योग का फल भी लीडरशिप का होता है। चंद्रमा से चूंकि बृहस्पति जी केंद्र में गिने गए और ये केमद्रुम योग जो है वो भंग हो जाता है। चंद्रमा के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स गायब हो जाते हैं, बृहस्पति जी के गुण आ जाते हैं। चंद्रमा बैठा तो जरूर है सिंगल, लेकिन फल बृहस्पति जी वाले मिलेंगे। कई बार कठोरता, अवशासकता आ जाती है, क्रूरता भी आ जाती है, अहंकार का भाव भी आ जाता है और केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कई प्रकार से अन्य राजयोगों के बनने पर भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। दूसरी कंडीशन बनती है, मान लीजिए लग्नेश लगन में है, मजबूत स्थिति में है, बलवान है, बली है, तो चंद्रमा का जो केमद्रुम योग है वो भंग हो जाएगा। वो अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखला पाएगा। ऐसी अवस्था उसके साथ बनती है। और अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। शनि की कितनी बलवती सत्ता है, बृहस्पति जी की कितनी बलवान सत्ता है, राहु और चंद्रमा यदि, या राहु और केतु यदि उच्च अवस्थाओं में आ जाते हैं तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कई बार केमद्रुम योग बना हुआ है और कोई भी ग्रह बलवान बली सत्ता में नहीं है, मजबूत अवस्था में नहीं है, लेकिन तब भी केमद्रुम योग भंग होता है। वो किस प्रकार से भंग होता है कि जन्म लेने के साथ जो दशाएं शुरू हुई और मृत्यु तक जितना भी जीवन रहा, उसमें इस दशाएं केंद्र और त्रिकोण की चली या उसमें बैठे हुए ग्रहों की चली, उस जातक को जीवन में जन्मपत्री में दिखलाए तो देता है केमद्रुम योग, लेकिन वो केमद्रुम योग का फल भोग ही नहीं पाता, क्योंकि उसके भोग का समय आया ही नहीं उसके जीवन में। तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है, अर्थात दशाएं केमद्रुम योग का भंग कर देती हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि रास्ते में कोई स्टेशन तो पड़ा हुआ है छोटा मोटा कस्बे का, या कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ ट्रेन नहीं रुकती और ट्रेन निकलती चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेशन नहीं है। स्टेशन अपनी जगह पर होता है, लेकिन ट्रेन का साथ ये फिक्स है कि वो 300 किलोमीटर से पहले नहीं रुकेगी। उसी प्रकार केमद्रुम योग तो कुंडली में है, लेकिन दशाएं उसकी ऐसी चल रही हैं, अर्थात वो ट्रेन ऐसी चल रही है कि केमद्रुम योग का फल सामने ही नहीं आएगा, तब भी केमद्रुम योग भंग होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से केमद्रुम योग भंग भी होते हैं। और राजयोग भंग कारक या विपरीत राजयोग बने हुए हों तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जिनके ऊपर केमद्रुम योग अप्लाई हो रहा है उनके लिए और किसी कुयोग को होने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कुयोग, केमद्रुम योग जो कुयोग है अर्थात बुरा योग है, वो ही जातक की उन्नति नहीं होने देता। शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, समस्त प्रकार के बंधन, अवरुद्धता उसको वो स्वयं ही दे देता है। अर्थात कुंडली में केमद्रुम योग को जरूर जांचना और करवाना चाहिए। कई बार विवाह केमद्रुम योग की वजह से भी नहीं हो पाता है। धन्यवाद।